नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लालची ननद। सुनो जी, मैं पहले से कह देती हूँ, इस बार छुट्टियों में मैं मायके जाऊँगी। अब चाहे आपकी बहन आए या बुआ, मैंने तो फैसला कर लिया। ये क्या बात हुई, हर बार पूरे परिवार को लेकर छुट्टियों में वो यहाँ आती हैं और ज़रा सा भी मेरा हाथ नहीं बटाती हैं। उनकी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पाती और आप हैं कि एक शब्द नहीं कहते। ऐसा श्रवण कुमार बनकर भी क्या पालोगे। दुखी मन से संध्या चाय बनाते हुए अपने पति विनीत को कहती है। विनीत बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उसे खाना बनाने को तो कह नहीं सकता। अब हर लड़की की तरह छुट्टियों में वो भी तो मायके ही आना चाहेगी। हाँ, गलती उसकी ये है कि अपने साथ वो बुआ जी को भी बुला लेती है और तुम्हारा काम बढ़ा देती है। संध्या गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी लड़की हूँ और मेरा भी मायका है। अपनी बहन का दर्द तो दिखता है, पर मेरे मन का दर्द आपको कभी नहीं दिखता। ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सच कहते हैं लोग, पति के लिए चाहे जितना भी कर लो, आखिरकार वो अपनी माँ बहन का ही होता है। जिस दिन आपकी बहन अपना रंग दिखाएगी, उस रोज़ आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी। याद रखना। इतना कहते हुए संध्या चाय बनाना छोड़कर गुस्से में कमरे में चली गई। विनीत बोला, अरे चाय तो बना दो। संध्या बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। तभी उधर से संध्या की सास सुधा जी आईं और चाय बनाते हुए बोली, बेटा, बहू की बात भी कभी कभी मुझे जायज़ ही लगती है। कविता जब भी आती है, तुम्हारी बुआ को भी साथ में ले आती है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वो है कि एक नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती हैं, कुछ ना कुछ लेने के बहाने ही आती हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विनीत बोला, माँ, बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि 2 साल से वो अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता है और वो बच्चों को भेजकर हमारी खातिर यहीं रुक जाती है। ऊपर से कविता हर बार कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की। ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर विनीत कमरे में संध्या को मनाने के लिए चला गया। वक्त बीता। एक रोज़ कविता ने फ़ोन करके सुधा जी को अपने आने की खबर दी तो सुधा जी बोली, अगर तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ जी को साथ मत लाना। कविता बोली, माँ, बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी को लेकर नहीं आऊँगी। संध्या के कहने पर विनीत ने खाना बनाने के लिए एक कामवाली को रखा। जिस रोज़ कविता आई, उस रोज़ संध्या ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन जब काम वाली आई तो कविता बोली, क्या बात है भाभी, इतने पैसे हो गए हैं कि खाना बनाने वाली रख लिया, और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके कान खड़े हो जाते हैं। संध्या मुँह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊँगी तो इससे ज़्यादा का खर्चा बढ़ जाएगा और हमारी इतनी औकात नहीं कि हमेशा के लिए काम वाली को रखें। बस जब तक आप लोग यहाँ रुकेंगी तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। संध्या के जाते ही कविता सुधा जी से बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे इन्हें मिर्ची लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी कुछ ज़्यादा ही जवाब देने लगी हैं। लगता है मेरा यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आता। सुधा जी बोलीं, बेटी तो मायके की शोभा होती है, मेहमानों की तरह आए जाएं तो किसी भी भाभी को परेशानी नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ ना कुछ लेने की बात क्यों करती हो, कभी भाभी की मदद भी कर दिया करो। इतना कहकर सुधा जी आराम करने लगीं। 1-2 दिन तो बड़ी शांति से बीता, पर कविता हर वक्त खाने में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती तो गुस्से में काम वाली ने काम छोड़ दिया। अब सारा बोझ
अकेली संध्या पर आ गया। छुट्टियों में संध्या का भाई आया। संध्या की स्थिति को देखकर उसका भाई विनीत से बोला, जीजा जी, जिस तरह आपकी बहन आपको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। आशा करूँगा आप इसकी मनोदशा को भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई कहकर चला गया। संध्या का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर विनीत भी खुश नहीं था। उस रोज संध्या बहुत दुखी थी, तो सुधा जी ने कविता को कहा, कविता, आज बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज का खाना तुम बना लो। इसी बहाने तुम्हारे हाथ का खाना भी हम चख लेंगे। कविता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मायके आकर मैं खाना बनाऊंगी? खुद ही बनाकर खाना होता तो छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन घूमने नहीं चली जाती, जो इस घर में रहने आती। सुधा जी बोली, तो क्या तुम अपनी माँ और अपने भाई के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? कविता ने बातों को घुमाया और बोली, क्या रोज रोज घर का खाना खिलाते हो? एक दिन अपनी बहन को बाहर का खाना नहीं खिला सकते? विनीत ने फ़ोन लिया और खाना ऑर्डर करने लगा। इधर कविता अपनी माँ को उसके कमरे में ले गई। कविता बोली, माँ, हर बार की तरह इस बार कपड़े और मिठाइयों से अपनी विदाई नहीं करवाऊंगी। सुधा जी हैरानी से कविता की तरफ देखने लगीं, तो कविता बोली, माँ, आपके पास कितने जेवर होने चाहिए, मुझे सब मालूम है। क्यों ना आप मेरे हिस्से का मुझे दे देती। मुझे याद है पापा कहते थे, मेरा जो कुछ है मेरे बच्चों का है, और बुआ जी तक कहती हैं कि यहाँ की चीज़ों पर मेरा भी अधिकार है। मैंने सोचा अगर बुआ जी भी हिस्सा लेंगी तो मेरा हिस्सा कम पड़ जाएगा, इसीलिए तो मैं इस बार उन्हें अपने साथ नहीं लाई। सुधा जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखी और बोली, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम हर बार यहाँ मुझसे मिलने नहीं बल्कि कुछ ना कुछ लेने के लिए आती हो। तुम्हारी बुआ जी का यहाँ की चीज़ों में कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा माँ बाप की संपत्ति में होता है, और तुम्हारे दादाजी ने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया है। जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम्हारी शादी में हमने इतना खर्च किया जितना कि तुम्हारे भाई की शादी में भी खर्च नहीं किया है। फिर तुम कौन से हिस्से की बात कर रही हो? कविता और सुधा जी की आवाज़ इतनी तेज थी कि संध्या और विनीत को कमरे से बाहर निकल कर आना पड़ा। कविता बोली, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जो बेटी की शादी में खर्च किया है हर माँ बाप करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ और आप अपना सब कुछ अपनी बहू को दे दें। अपनी सास का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर संध्या बोली, बस कीजिए दीदी, हर बार रिश्तों को बचाने के लिए आपकी बातों का जहर हम चुपचाप पी लेते थे। माँ, अगर बेटी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताती, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी एक बार जानने की कोशिश भी ना करे। मम्मी जी ने आपको कभी बताया नहीं, पर अब मैं बताती हूँ। सुधा जी बोली, बहू रहने दो, कम से कम तुम ही चुप हो जाओ। कविता बोली, नहीं नहीं माँ, ये क्यों चुप होंगी? इन्हें तो लगता है ये घर इनका है। संध्या बोली, देखा मम्मी जी, इनके बात करने का तरीका। दीदी, आपको ये बात पता नहीं कि पापा जी ने आपकी शादी में ये घर गिरवी रखा था। वो तो आपके भाई ने एक एक पैसा जोड़कर फिर से वापस इस घर को छुड़वाया है। कविता बोली, मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं है। मैं माँ के जेवर की बात कर रही हूँ, उसमें तो मेरा हिस्सा है। सुधा जी गुस्से में बोली, तुम्हें जितना देना था मैं जेवर पहले ही दे चुकी हूँ। अब जो भी जेवर हैं ये बहू के हैं। कविता संध्या के कमर से अलमारी की चाबी लेते हुए बोली, मुझे चाबी दीजिए, मुझे देखना है कि लाकर में कौन से जेवर हैं। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। विनीत बोला, कविता, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम भी बुआ जी की तरह निकली। बुआ जी के इस लालची स्वभाव के कारण पापा कितने दुखी होते थे ये तुम भी जानती हो, और तुमने भी आज वही काम किया। तुमने सिर्फ माँ का मन नहीं बल्कि मेरा भी मन दुखाया है। संध्या बोली, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी ननद के लिए इतने दिन अपने मायके जाना गंवा दिया।
जो अपनी माँ की ना हो सकी, कल को अपने भाई और भाभी की क्या होगी। सुधा जी बोली, हाँ बहू, अगले साल से छुट्टियों में यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मायके चली जाना। कम से कम एक माँ तो बेटी के साथ रहने का सुख भोग सके। किसी ने सोचा नहीं होगा कि संपत्ति के लिए कोई बेटी अपने मायके से अपने संबंध ऐसे बिगाड़ सकती है, जो को भी कोई भूल नहीं सकता। संध्या गुस्से में बोली, जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। जब बेटी से प्यारी बहू लगे तो ऐसा ही होता है। आप अपने बेटी वाले शौक भी बहू से ही पूरे कीजिएगा। गुस्से में कविता अपने कमरे में चली गई और अगले दिन खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। एक बार उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि उसके ऐसे कदम उठाने से उसकी माँ पर क्या बीतेगी, पर अंत भला तो सब भला। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।